हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा मेन टॉपिक है, हम 11th की इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे साथ में सारी एनसीईआरटीज़ के। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी 11th की जो आप इकोनॉमी की बुक पढ़ते हैं तो उस बुक का ये पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर पढ़ने की स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं तो बुक का नाम हमें पता होना चाहिए। बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमारे एक सेकंड में थोड़ा सा, जी अब मैं रेडी हूँ। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को मैं नीचे करूँगा तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई है जो कि आपको पूरे चैप्टर के बारे में बता देंगे कि आप यहाँ पर क्या ही पढ़ने आए हैं और क्या पढ़ना आपको यहाँ चाहिए। जो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आपका ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ चैप्टर में दे नहीं रखा। तो पहली है कि जब आप ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगी तो इसमें आपको भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन पता चलेगी 1947 की। सेकंड चीज़ ये है कि आपको इसमें फैक्टर्स पता चलेंगे कि उस टाइम की जो एग्रीकल्चर होती थी या फिर फैक्टर्स जो अपनी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जब हमारे ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था उस टाइम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। एक फ्रेंच के ट्रैवलर थे, उनके हिसाब से बढ़ने इसके अंदर नाम दे रखा है शायद तक, हाँ दे रखा है नाम। तो उनके हिसाब से फ्रेंच ट्रैवलर के हिसाब से भारत जो ऐसा देश था जो कि जब वो यहाँ पर आए थे, कब आए थे, जब वो ब्रिटिश से पहले आए थे 1600 में ट्रेडिंग करने के लिए आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ये 1600 से 1700 तक की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज़्यादा आधिपत्य नहीं था भारत में। तभी उनका मानना था कि फ्रेंच के जब ट्रैवलर यहाँ पर इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि इंडिया इजिप्ट जो देश है उससे भी ज़्यादा रिच था, उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर और अमीर देश था। ये बात बात जो है फ्रेंच ट्रैवलर ने कही है। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि 1947 इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी इंडिया की। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि इंडियन इकोनॉमी जब आपके ब्रिटिश का राज था तो क्या क्या फैक्टर थे जिसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी गिर गई। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ बताया गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया आए थे उनका क्या रोल, क्या एम था, उनका सोल पर्पस जो था ना इंडिया में आने का, उनका ये था कि पहले तो वो एज ए ट्रेडर इंडिया में आए। ट्रेडर के रूप में इंडिया में आने के बाद उन्होंने चाहा कि भारत में वो ट्रेड करें, पर उन्होंने देखा कि भारत तो बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। तो रिच कंट्री होने के नाते उन्होंने यहाँ पर क्या करा, उन्होंने यहाँ पर कमाने की सोची। और फिर उन्होंने कमाने के साथ में ये सोचा कि भारत रॉ मटेरियल, जैसे आपका ये इंडिया है तो ये पूरा वर्ल्ड में इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट का काम कर रहा है भैया, क्योंकि कच्चा माल इंडिया से मिलता है और कहीं से कच्चा माल मिल नहीं रहा है। तो इंडिया कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है, तो उन्होंने चाहा कि इंडिया कच्चा माल एक्सपोर्ट ना करें और वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश और डेवलप हो जाए। उन्हें केवल ब्रिटिश को और डेवलप करने का काम दिया गया था कि ब्रिटिश को और डेवलप कर दें, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है ना तो आपकी कंट्री और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो इंडिया से उन्होंने पैसे बनवाए और फिर ब्रिटिश में अपनी ब्रिटिश को एक अलग ही कंट्री को बना दिया और पूरा मतलब फुल, अभी कह सकते हैं एक राज ठाट वाले काम ब्रिटिशों ने कर दिए थे अपने देश के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऐसे होती है कि यहाँ पर देखिए नीचे की साइड आऊँगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नीचे की साइड आना चाहूँगा मैं। तो नीचे की साइड आऊँगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जस्ट द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी in India was to reduce the country to being a raw material supplier फॉर ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन के लिए भैया कि ना
जो रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं ना वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन देगा रॉ मटेरियल भैया। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर आपके पास है देन आप डेफिनेटली आप बहुत देश की इकोनॉमी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आपके पास रॉ मटेरियल का आप एक्सपोर्ट करते हैं लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। देन यहाँ पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ये टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जब आपके कॉलोनियल रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल के दौरान भारत की इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। क्यों गिर गई थी, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ आप देखें कि इंडिया इंडिया में दो चीज़ों पे ज़्यादा काम करते थे लोग। जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन के लिए चलाने के लिए लोग दो चीज़ पर आश्रित थे। पहला आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका पहला एग्रीकल्चर। इसके अंदर हमारा मानते हैं कि एग्रीकल्चर पहली चीज़ हमने बताई, एक एग्रीकल्चर पे आप टेक मान लीजिए। दूसरा आपके हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा इंडिया के लोगों को जीवन चलाने के लिए एक ताकत दी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जैसे कि कॉटन हो गई, आपकी सिल्क टेक्सटाइल्स हो गई, मेटल की हो गई, प्रीशियस स्टोन वर्क्स वगैरह हो गई। ये सब जो थे ना, ये इंडिया में जीवन यापन का एक तरीका था। अब आपके दोनों, एक तो देखो दो चीज़ें आपके पास इंडिया में काम चलाने के लिए, एक तो आपके एग्रीकल्चर को यहाँ नाम दे दिया गया और दूसरा आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को दे दिया गया। अगर हम ये कहें कि आपके जीवन में दो काम आपको जैसे कि घर को चलाने के लिए आप फैक्ट्री में काम करते हैं और वो फैक्ट्री ही बंद हो जाए तो क्या होगा। आपका जीवन में जो आप खाने के लिए आप पैसे जिसके लिए जुटा रहे थे वो पैसा आना बंद हो जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमिकल और आपकी खुद की हालत गंभीर हो जाएगी। तो ऐसे इंडिया के संग हुआ। इंडिया में इंडस्ट्रीज जैसे कि आपकी कुछ इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, बाद में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके आगे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ किधर किधर ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का ख़त्म होना भारत के देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन गया। तो पहली चीज़ यहाँ पर एक नीचे लिखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बंगाल। तो बंगाल में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मिसलन कपड़ा होता है, कॉटन टेक्सटाइल का यही है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसको मलमल भी कहते हैं। और मलमल की जब हम बात करते हैं तो मलमल एक ऐसा कपड़ा है जो कि एक फॉरेनर्स जो आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उनके लिए कि रॉयल्टी वाला नाम सिंबल हो जाता है, रॉयल्टी का सिंबल, क्योंकि मलमल मलमल एक बहुत बढ़िया कपड़ा होता है। तो एक रॉयल्टी का सिंबल हो जाता था, ठीक है। ढाका, यहाँ पर ढाका लिखा हुआ है। ढाका, ढाका क्या होता है आपको मालूम है? ढाका बांग्लादेश की करेंसी है ना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो आपको नीचे बहुत महत्वपूर्ण लाइन दिखने को मिलेगी कि भारत की पर कैपिटा इनकम को किसी ने, वैसे तो किसी ने कोई कोशिश नहीं करी थी, सच बताऊं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब नहीं था, ब्रिटिश शर्स को कोई मतलब नहीं था कि भारत की कैसे हालत है, उन्हें बस अपनी जेब भरनी थी, तो उन्होंने कभी मतलब रखा नहीं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो कभी सिंसियरली उन्होंने पर कैपिटा इनकम नापने की भी कोशिश नहीं करी। पर हमारे यहाँ पर आरवी राव हुए हैं, आरवी राव की ने एस्टिमेट लगाया, यहाँ कुछ लोग हैं आपको नाम दे रखा है, पर यार में आरवी राव ने जो एस्टिमेट लगाया था पर कैपिटा इनकम का, वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। और एक तरह से एक कह सकते हैं एक तरह है, एक तरह से एक हद तक काफ़ी सही है वो एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम का। यहाँ पर आपको देख लेता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कि आर सी देसाई, यहाँ तक इन लोगों ने ढूंढा, लेकिन जो राव थे, आर के राव है ना, आर वी राव, उनका एस्टिमेट एक तरह से मतलब एक हद तक ठीक था। और उन्होंने पहली बार पर कैपिटा इनकम अपनी इंडिया की काउंट करी, ठीक है ना। यहाँ पर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं। तो पहली बात हमने पहले बोला था कि एग्रीकल्चर और आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर इंडिया अपने इंडिया के लोग जीवन यापन करते हैं। इंडिया के लोगों का रोजी रोटी का जो जरिया है वो एग्रीकल्चर है एक तो, और एक है आपका हैंडीक्राफ्ट, जिसमें आप प्रीशियस स्टोन की कटाई हो गई उसको बेचकर, या फिर आपके सिल्क और कॉटन की इंडस्ट्रीज हो गई, इनके द्वारा अपनी पैसे कमाते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जब कॉलोनियल रूल था तो 85% पॉपुलेशन थी ना, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं वर डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो वो उस टाइम डिपेंड थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, फ्रेंच ट्रैवलर एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जिन्होंने खुद ने ये बात बोली कि एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि रिचर देन इजिप्ट, भारत रिचर था इजिप्ट से ज़्यादा। यहाँ पर अच्छे से मेंशन की गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के कम होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा जो काम था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के डिक्रीज और उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजंस आपका ये माना जाता है कि पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो चुकी थी, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे वो बिल्कुल कम होते थे, है ना। ठीक है, सेकंड इसमें माना जाता है कि जमींदार सिस्टम यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। जमींदार सिस्टम क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। जमींदार सिस्टम यहाँ पर देखो ऐड कर दिया गया था। जमींदार सिस्टम में ये कहा गया था कि देखो जो भी फार्मर्स है, कल्टिवेटर्स है, उनकी जो खेती करेंगे तो उन खेती का जो पैसा आएगा वो जमींदार को उनको पे करना पड़ेगा। एक जैसे कि 75% आपने अगर कल्टिवेटर से रखा, 25% जमींदार का होता है। 25% में से भी जो जमींदार को मिलता है उनमें से भी आप 24 से 22% आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट रख लेती थी। तो जमींदार सिस्टम आने से क्या हुआ, कल्टीवेटर्स की प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि वो मेहनत करे लेकिन उनका प्रॉफिट तो ये जमींदार लेकर जा रहे हैं। तो एक रीज़न ये बड़ा माना जा रहा था। और इस जो ये मामला था उसमें जमींदार और ब्रिटिश कंपनी कॉलोनियल रूल ने कभी भी कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करी। तो इसने इस कारण से जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी उसका ऊपर धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता गया, और धीरे धीरे जो परसेंट था 85%, वो अभी हाल ही में इंडिया में 58% लोग ही केवल और केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसके बाद आता है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर हो रही थी, अपनी खेती हो रही थी, उस खेती की कम होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ मेंशन कर रखा है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो कम क्यों हो रही थी। इसके पीछे रीज़न है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एक सेकेंड, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो जो इरिगेशन था ना, सिंचाई का तरीके, बेचारे सिंचाई करने का तरीका बहुत ही जीरो लेवल का था, ग्राउंड लेवल का था। सेकंड चीज़ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का हम यूज़ ले ही नहीं रहे थे। फर्टिलाइज़र का भी आपको मालूम है, फर्टिलाइज़र्स अभी तो कितने ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट जो बढ़ाना है उसका, तो आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ देना पड़ेगा। उस टाइम फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ नहीं ले रहे थे। और अगर आप बड़े लेवल पे कोई काम करते हो तो आपको बड़ी मशीन्स की आवश्यकता होती है। बट उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर मशीन्स का यूज़ भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैं लिखना यहाँ पर देना भूल गया आपको, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तीन मेन पॉइंट है। एक तो टेक्नोलॉजी सही से नहीं थी, लो लेवल की टेक्नोलॉजीज थी, इरिगेशन सिस्टम बहुत पुअर था, और तीसरा है मेन, आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते। जिससे कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का फ़ायदा किसी को हो नहीं पा रहा था। पर कुछ जगह धीरे धीरे लोगों ने कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। तो वो आगे हम बात करेंगे, जस्ट इसके बाद हम देखते हैं पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, कुछ ज़्यादा काम के नहीं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से, as in the case of agriculture, so also in the manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. तो इंडस्ट्रीज का निर्माण ज़्यादा करा नहीं पाया है इंडिया, सच बात तो ये है ना। इंडस्ट्रीज इतनी बन नहीं पाई, जब कॉलोनियल रूल था तो इंडस्ट्रीज का इतना निर्माण हो नहीं पाया, यानी इंडस्ट्रीज खुल नहीं पाई। बट जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको बंद कर दिया गया। जो इंडिया वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको भी बंद कर दिया गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटी पहले कम हो चुकी है, अब ऊपर से आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल धीरे धीरे घटती जा रही है, और वो डिक्लाइन हो गए, मतलब ख़त्म हो गई एक तरह से। अब इसके कारण इस पर असर क्या पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा डायरेक्ट इसका, क्योंकि इंडिया दो चीज़ पे बेस हैं, दो पिलर हैं उसकी इंडियन इकोनॉमी के।
वो एग्रीकल्चर है, सेकंड आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पर पतन हो गया। तो इस पे क्या होगा, दोनों पिलर पे अब जब प्रभाव पड़ा तो क्या होगा, पूरी इकोनॉमी डगमगा गई। ठीक है, इसके बाद हुआ ऐसा कि फिर जब आपके सेकंड हाफ आया, सेकंड हाफ आया, ठीक है, सेकंड हाफ आते ही सेकंड हाफ में आपके दो इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया। पहली थी आपकी कॉटन, और दूसरी है जूट टेक्सटाइल। और कॉटन में पूरे ऑल ओवर, जो कॉटन में जो ज़्यादा लोग थे वो इंडियन थे, ठीक है ना। और बाकी आपके जूट में फॉरेनर्स काम कर रहे थे, फॉरेनर्स का बेनिफिट उठा रहे थे। देखिए, इसके बाद एक यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 1907 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। जो अभी टाटा कंपनी है उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। इससे लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब है रोज़गार, लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद है हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो यार जो कैपिटल अच्छे इनकम के लिए कोई इंडस्ट्री थी नहीं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब जब नई इंडस्ट्रीज बनती है तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। देखिए, पहला तो जब कोई कंपनी बनती है तो पहला तो उसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, बहुत ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है। तो आपके जीडीपी पे जो इंक्रीमेंट आ रहा है, जैसे ग्रोथ हो रही है, पर जो जीडीपी है वो भी बहुत धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ग्रोथ रेट आपकी बहुत स्लो है। तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी ना, जीडीपी, वो बहुत धीरे है यार, मतलब बहुत ही कम थी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो थे ना, वो ये जो नई जो होती है ना, नई इंडस्ट्रीज, वो लिमिटेड होती है, वो वेरी लिमिटेड होती है एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में बहुत एक लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ये पर अच्छे से यहाँ पर आपको शो करा गया है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड के अंदर हम जब बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड में यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं। यहाँ बताया गया किस किस कंट्री से ब्रिटेन को हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो ये पहले फॉरेन ट्रेड में इंडिया ट्रेड नहीं करता था ब्रिटेन के संग, लेकिन आके श्रीलंका, पारस या चाइना, इनके संग ट्रेड करता था। ये चीज़ें यहाँ पर शो गई है ना। तो इसके बाद एक यहाँ पर है ये वाली चीज़, स्यूज कैनाल। ये एक ऐसी कैनाल है जो कि आपके अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों को जोड़ती है। इस कैनाल के थ्रू आप, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको प्लस करके थोड़ा सा बचा तभी हमें तक। क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल जो है, आप देख सकते हैं ये स्यूज कैनाल है, यूनाइटेड किंगडम और ये अफ्रीका, इन सबको जोड़ती हुई यहाँ से स्यूज कैनाल बह रही है ना। अब इसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आराम से आ जाएगा। तो ये एक तो अफ्रीका के लिए बेनिफिशियल है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और आपके एशिया। वरना अगर ये नहीं होती तो आपको क्या होता है, यहाँ से ऐसे घूमकर पूरा एरिया को, पूरा ऐसे नीचे तक होते हुए यहाँ आना पड़ता। तो इससे बहुत सारी कोस्ट बच गई, क्योंकि एरिया आपका छोटा हो गया और डायरेक्टली जल्दी आप इसमें आ सकते हैं। तो टाइम भी बचेगा और एरिया भी बचेगा। तो ये फ्यूज कैनाल, इसमें आप फॉरेन ट्रेड में आपके जो मेन चीज़ यहाँ पे फ्यूज कैनाल है, बाकी चीज़ पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है वो बताता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन ऐसी होती है कि देखो, इसमें एक लंबे समय के बाद जब आप देखते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद जब आप बार बार ट्रेंड जो पढ़ रहे हैं, ट्रेंड आपको शो होता है कि आपकी डेथ रेट या फिर आपकी बर्थ रेट अगर डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि अगर डेथ रेट ज़्यादा है, जब वो कम होती जा रही है डेथ रेट, है ना, तो वो क्या करेगा, डेमोग्राफिक कंडीशन होती है। या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करूँ कि जब आपकी बर्थ रेट या फिर डेथ रेट एक लॉन्ग ट्रेंड के अंदर डिक्लाइन हो रही है। आगे इसका नाम है, आगे आगे एक सेकेंड, यहाँ आगे आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देनी रखी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म के बाद आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों डिक्लाइन हो रही है,
दोनों डिक्लाइन है, सॉरी, इनमें से कोई भी डिक्लाइन हो रही है, डेथ रेट और बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, एक लॉन्ग टर्म के हमने ट्रेंड पढ़ा उसमें डिक्लाइन हो रही है, तो उसको हम कहेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे कि 1921 में फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इससे पहले 1880 समथिंग के यहाँ पर इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखा था, तो यहाँ पर ये बताया। और यहाँ आप देखते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग जब 218 पर थाउजेंड, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की, नवजात शिशु की मृत्यु की दर जो थी ना 33 पर थाउजेंड, हजार बच्चों पे 33, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर्टेलिटी रेट कितनी गिर गई, 218 से लेकर आगे 33 पर आ गई। ये रेट है, वो डेथ रेट है ना, इन्फर्ट, वो वाली चीज़ है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन के लिए यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे थे, वो वाली चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई गई थी। ठीक है, और बाकी इधर कुछ काम की चीज़ आपको मुझे भी दिखी नहीं, तो यहाँ पर आपको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने का है। जैसे कि 1853 में जब हमारे यहाँ पहली बार फर्स्ट रेलवे आई थी, देन यहाँ पर एक ये फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, बॉम्बे और थाने को लिंक किया गया था, 1854 की बात है। तो यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है, और कंक्लूजन ये दे, अब कंक्लूजन के अंदर हम देखते हैं, हमने देखा कि इंडिया की जब 1947 की जब हम बात करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सच में गिरावट आई, और इसके पीछे रीजन था कि एग्रीकल्चर और आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई इससे, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो डिक्लाइन भी कर गई थी, और एग्रीकल्चर्स में फील्ड में आपके जमींदार का सिस्टम आना, जमींदार सिस्टम आना, और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो भी कम कर देना, एक सेकेंड सॉरी, तो इस कारण से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत गिर चुकी थी। और 1947 में बहुत ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन घटी थी, क्योंकि हमारे फ्रेंच के एक ट्रैवलर ने साफ साफ कहा था कि भैया भारत सच में एक रिच देश था, बट अब वो अब बिल्कुल रिच नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आई हुई है, बाकी आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, बट अगर नहीं लगाते तब भी जो चीज़ आपको समझनी है वो मैंने समझा दी है। तो जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। जय हिंद।